नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलय जैन पुनः एक बार आप सबके सामने ये जो कोरोना वेव की थर्ड वेव के बारे में बातें कही जा रही है उसको लेके मैं अपना जो इम्पोर्टेंट जो पहलू हैं वो आपके सामने आज वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, सर्वप्रथम ये जो तीसरी वेव की बात कही जा रही है, जिसके बारे में ये अटकलें लगाई जा रही है कि तीसरी वेव जो है हमारे देश के जो नौनिहाल है, हमारे देश के जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, हमारे देश का जो भविष्य के जो बच्चे हैं उन पे अपना गंभीर असर छोड़ने जा रही है। दोस्तों, ये अटकलें हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो आज सर्वप्रथम हम देखते हैं कि अपने देश के जो बच्चे हैं उस पर कोरोना का जो थर्ड वेव है उसका प्रकोप कैसे हो सकता है और हम क्या क्या उसके लिए सावधानियां बरतें, अपने नौनिहालों को, अपने बच्चों को, अपने भविष्य को, अपनी अगली पीढ़ी को हम कैसे इस कोरोना के पैर से बचा सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, 0 से 28 दिन तक मतलब नवजात शिशु, और उसके बाद 28 दिन से लेके 18 साल तक बच्चों। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि 0 से 28 दिन तक के बच्चों को यदि कोरोना होता है तो कैसे होगा। यदि बच्चा डिलीवरी हुआ है और डिलीवरी में जैसे सीजर हुआ है, नॉर्मल हुआ है, तो माँ यदि पॉजिटिव है तो बच्चे को जो वर्टिकल ट्रांसमिशन है वो कभी नहीं होगा। ट्रांसमिशन कैसे होगा, जब जो डिलीवरी कराने वाले पर्सन हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, वो यदि कोरोना संक्रमित हैं तो उनके माध्यम से अपने नवजात शिशु को कोरोना मिल सकता है। तो सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने लोग भी डिलीवरी असिस्ट कर रहे हैं वो सब लोग कोरोना फ्री हों और कोरोना प्रोटोकॉल्स का पूरा पालन कर रहे हैं। अब यदि बच्चा बाहर आ गया और उसको यदि कोरोना का संक्रमण लग गया तो हमें क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम हमें नवजात शिशुओं को लेकर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक जितने भी स्टडीज हैं नवजात शिशुओं को कोरोना का कोई भी गंभीर प्रकोप देखने को नहीं मिला। तो हमें इन नवजात शिशुओं को, अगर माँ पॉजिटिव है और बच्चा सपोज पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों को हम एक अलग रूम में, यदि अस्पताल में भर्ती हैं तो वहाँ पे जो कोरोना के लिए स्पेशल वार्ड बनाया गया है एएनसी में, पीएनसी जो कोरोना वार्ड है, वहाँ पे माँ और बच्चे को एक साथ रख सकते हैं। और जैसा हम माँ का देखभाल करते हैं नॉर्मल केस में, सीजर हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, वैसे ही हमें दोनों के साथ कोरोना प्रोटोकॉल्स के नियमों का पालन करना है और बच्चे को माँ का दूध तुरंत पिलाना चालू कर देना है। माँ ये सुनिश्चित कर ले कि दोस्तों माँ का जो ये मुंह है ना मास्क से कवर रहे, माँ के हाथ साफ सुथरे रहें, अपने निप्पल जो है वो धो ले अच्छे से बच्चे को दूध पिलाने के पहले, और वो बच्चे को दूध पिलाना चालू कर सकती है। उसके अलावा माँ जो है वो मतलब अपनी और दूसरी सावधानियां में ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि बच्चा जो है हमारा नवजात शिशु जो माँ के पेट से बाहर आता है, यदि वो ज़्यादा सिक है, गंभीर है, यदि वो प्री मैच्योर है, वजन उसका कम है और उसको तकलीफ है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, नीलापन है, दूध नहीं पी पा रहा है, उसके बाद उसका जो शरीर है वो ठंडा है और वो बच्चा जो है वो बहुत सुस्त है, टेम्परेचर भी कम है, तो ऐसी परिस्थिति में हमें नवजात शिशु को तुरंत ही एसएनसी यूनिट में भर्ती कर देना चाहिए। एसएनसी यूनिट में कोरोना के लिए स्पेशल वो मतलब वार्ड को डिवाइड करके दो तरह के उसमें बनाए गए हैं। पहला तो जो नॉर्मल एसएनसीयू है वो, उसके बाद दूसरा जो कोरोना संक्रमित एसएनसीयू है वो बनाया गया अलग से, और तीसरा उसमें एक रूम और बनाया गया है, वो है सस्पेक्टेड। मतलब यदि माँ पॉजिटिव है और बच्चे का हमें मालूम नहीं कि कोरोना सस्पेक्टेड है, कोरोना है या नहीं है, तो उनको हम सस्पेक्टेड बोलते हैं। तो जो सस्पेक्टेड बेबीज हैं यदि वो गंभीर अवस्था में है तो उनको हम तुरंत कोरोना के जो ये सस्पेक्टेड वाला एरिया है वहाँ पे हम रख देंगे और बच्चे का जो ट्रीटमेंट है वो उसी हिसाब से होगा जिस हिसाब से नॉर्मल एसएनसीयू में बच्चों का होता है। उसके बाद ये उसका हम 5वें और 14वें दिन के बीच कोरोना टेस्ट कराएंगे, आरटीपीसीआर कराएंगे, और यदि वो पॉजिटिव आता है तो हम उसको कोरोना जो एसएनसीयू है उसमें शिफ्ट कर देंगे, और यदि वो निगेटिव आता है तो हम नॉर्मल जो एसएनसीयू है हमारा, जो अभी कॉमन एसएनसीयू है, उसमें रख के बच्चे का जो पहले से जो ट्रीटमेंट चलता है, पहले से जो कोरोना प्रोटोकॉल्स के पहले भी जो चलता रहा है उसी प्रोटोकॉल्स के तहत हम उसका इलाज करेंगे। अच्छा, उसके बाद यदि बच्चा घर में है और माँ ज़्यादा सिक नहीं है, माँ नॉर्मल है, और बच्चा का भी जैसे हमें ऐसा लगता है 3-4 दिन के बाद बच्चे को सर्दी खांसी बुखार हो रहा है तो हम बच्चे का आरटीपीसीआर कराएंगे, और यदि बच्चा भी संक्रमित होता है तो ऐसी परिस्थिति में माँ और बच्चे को घर पे हम 14 दिन तक क्वारंटीन में रख के जैसे नॉर्मल केयर करते हैं हम वैसे ही करते रहेंगे। उसके अलावा यदि बच्चा ज़्यादा माँ निगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव है, उस परिस्थिति में भी हमें बच्चे को घर में रख के अपना प्रोटोकॉल के तहत बच्चे को अपने को लालन पोषण करना है, और 14 दिन तक हमें माँ और बच्चे को एक साथ एक ही कमरे में आइसोलेशन में रखना है। अब जहाँ तक टीकाकरण का सवाल है, टीकाकरण यह है वो जैसा होता है वैसे ही होगा। उसमें कोरोना पॉजिटिव या नेगेटिव से कोरोना प्रोटोकॉल्स के हिसाब से हमें बच्चे के वैक्सीनेशन जो होता है, टीकाकरण की प्रक्रिया, उसको हमें कोई उसको मतलब वो नहीं डालना है। जैसा नॉर्मल टीका लगता है, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी और पोलियो का टीका हमें लगवाना है। अब यदि बच्चे के साथ
कुछ दिनों बाद, जैसे आपने 5-7 दिन बच्चे को देखा सब ठीक है, 8 दिन तक बच्चा ठीक है, उसके बाद यदि उसे प्रॉब्लम चालू हो गई, बुखार आने लगा, उसके बाद झटके आने लगे, बच्चे की सांस ज़्यादा चलने लगी, यदि उसकी सांस जो है वो मतलब 60 से ऊपर है, शून्य से 2 महीने तक के बच्चे की सांस जो है 60 से ऊपर चल रही है, बच्चा सुस्त हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में हमें मान के चलेंगे कि बच्चे को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, वो कोरोना हो भी सकती है, कोरोना नहीं भी हो सकती। ऐसी परिस्थिति में हम बच्चे का तुरंत जो कोरोना का जो सस्पेक्टेड वाला हिस्सा है एसएनसी में, वहाँ भर्ती कर देंगे। दोस्तों, अब हम आते हैं बड़े लोगों को। अब बड़े लोगों में आता है, बड़े बच्चों में आता है 29 दिन से लेकर 18 साल तक के बच्चों को कोरोना। इनको कोरोना कैसे हो सकता है? इनको कोरोना जब ही हो पाएगा जब इनके माँ बाप को कोरोना हो, इनके घर में परिवार के किसी सदस्य को कोरोना हो, या ये बच्चे बाहर ऐसे एरिया में गए हैं जहाँ पे कोरोना सस्पेक्टेड या कोरोना कंफर्म केसेस रहे हैं, कंटेनमेंट जोन में गए हों, हॉट स्पॉट में गए हों, तो या रिसेंट इनकी ट्रैवलिंग की हिस्ट्री होगी, भाई ये ऐसी जगह पे घूम के आए जहाँ कोरोना के केसेस थे, और जब इनको वहाँ से लौट के आते हैं तो इनको क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। सर्वप्रथम हमें जैसा फ्लू होता है, कॉमन फ्लू होता है, सर्दी खांसी बुखार, ये बच्चों में प्रमुख लक्षण होगा कोरोना का। यदि सर्दी खांसी बुखार है तो इसको मतलब हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि कोरोना बच्चे में हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में हम इनका RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट कराएंगे। रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वो 30% लोगों में पॉजिटिव आता है, यदि वो निगेटिव है तो हमें RT-PCR कराना ही पड़ेगा। RT-PCR दो ही संभावना, या तो पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। यदि पॉजिटिव आता है तो हमें, यदि बच्चा बड़ा है 5-7 साल से ऊपर है, तो हम उसको जो अपना क्वारंटीन है उसमें रख देंगे घर में एक अलग कमरे में, और 14 दिन तक हम बच्चे की देखरेख वहीं के क्वारंटीन में करेंगे। यदि बच्चा छोटा है, तब उसको 1 से 3 साल तक का है, 3 से 5 साल तक का है, तो ऐसी परिस्थिति में हमें बच्चे के साथ एक अटेंडेंट को अलाउ करना पड़ेगा। अटेंडेंस प्रोटोकॉल के पूरे नियमों का पालन करेगा, अपने मुंह को कवर करेगा, मास्क अच्छे से लगाएगा, और उसके बाद बच्चे से सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए उसकी पूरी सेवा शुश्रूषा करेगा। और यदि अटेंडेंट को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी अपना बीच में RT-PCR टेस्ट करा सकता है। अब बात आती है कि हमें ये देखना है कि बच्चों में हमें कब भर्ती करना है अपने बच्चे को। तो जैसे मैंने अभी बताया कि बड़े बच्चे हैं, इनको अगर सर्दी खांसी बुखार है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये माइल्ड टू मॉडरेट है। यदि इनका मतलब जो है जो श्वसन की प्रक्रिया है, यदि 40 और 50 से ऊपर है तो ही हमें इनको भर्ती करने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन यदि इनका दूसरे जो कॉमन जो डेंजर साइंस होते हैं, ये आपको जरूर पहचानना पड़ेगा, क्योंकि सारे माँ बाप को और जितने भी केयर टेकर्स हैं उनको बच्चों में कब हमें कोरोना का गंभीरता का एहसास होगा ये जानना जरूरी। तो यदि बच्चे में एक तो रेस्पिरेशन रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, उसके बाद 40 से 50 से ऊपर हो जाता है, बच्चे का सैचुरेशन यदि 94 से 92 आ जाता है तो ये मॉडरेट कंडीशन में होता है, और उसके बाद उसको सांस में दिक्कत होने लगे, या उसको बहुत तेज बुखार आने लगे, उसको सिर दर्द बहुत ज़्यादा होने लगे, उल्टी और दस्त होने लगे, उसको इसके अलावा जैसे अब और सीवियर यदि हम माने तो उसका सैचुरेशन जो है 90 से कम आ जाए, लगातार टेम्परेचर बना हुआ है, उसके बाद उसको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है नाक से मुंह से, थ्रोम्बोसिस के फीचर्स हो जाते हैं, कोगुलेशन जो होता है कोगुलेशन डिफेक्ट के फीचर्स दिखने लगते हैं, उसको झटके आने लगते हैं, पल्स उसकी कम होने लगती है, उसके बाद उसका शरीर ठंडा पड़ने लगता है, उसके शरीर में सेप्टिक शॉक सिंड्रोम जो होता है जिसमें बच्चे का पल्स ब्लड प्रेशर चला जाता है, और उसके बाद उसका मतलब शॉक की मूर्छा की स्थिति आने लगती है। तो मूर्छा, शॉक, सेप्टिसीमिया के फीचर्स, हाई ग्रेड फीवर, कोमा मतलब मूर्छित हो जाना, बच्चा पूरी तरह से अचेत हो जाना, या झटके आना, कन्वल्शन मतलब ऐसे ऐसे झटके आना, ये सारे के सारे लक्षण हैं, ये मतलब बच्चे को डेंजर साइंस की तरफ ले जाते हैं। यदि उसका पेशाब कम करने लगा है, भूख नहीं लग रही है, खाना पीना नहीं खा पा रहा है, तो ये भी जो है मतलब ये गंभीर लक्षण माने जा सकते हैं। तो ये जो तीसरी वे में ये बताया जा रहा है कि बच्चों में ज़्यादा असर पड़ेगा। पहली वे में जो था वो हमारे यहाँ के देश के जो एल्डरली लोग हैं जो 40-50 साल से ऊपर थे उन पे हुआ, और उसमें फेफड़ों में प्रमुख रूप से कोरोना का हमें असर देखने को मिला। दूसरी वे में 20 से लेकर 45-50 साल तक के जो हमारी युवा पीढ़ी है उसमें कोरोना का असर देखने को मिला, उसमें भी हमें फेफड़ों में इसका प्रमुख असर देखने को मिला। लेकिन बच्चों में फेफड़ों में बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता। इनमें मल्टी आर्गन जो इन्फ्लेमेशन होता है, मल्टी इन्फ्लेमेशन आर्गन सिंड्रोम एक विशेष करके टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। इसमें उसकी बॉडी के जितने भी सारे आर्गन्स होते हैं, हार्ट होता है, लंग्स होता है, ब्रेन होता है, किडनी होती है, वो सारे के सारे इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, और उसके कारण बच्चे की कंडीशन खराब हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में हमें बच्चे को तुरंत जो हमारे हॉस्पिटल के PICU बनाए गए
जब नवजात शिशु की बात करते हैं तो वहाँ पे एसएनसीयू होते हैं, स्पेशल न्यूनेटल केयर यूनिट। और जब हम बड़े बच्चों की बात करते हैं जो 28 दिन से ऊपर होते हैं, उनके लिए पीडियाट्रिक आईसीयू बनाए गए हैं। हर वार्ड में, हर बच्चा वार्ड में ये सुविधा उपलब्ध है। वहाँ पे हम अगर ऐसा डेंजर साइन वाले बच्चे देखते हैं तो उनको ले जाके हमें तुरंत इलाज कराना है, वहाँ पे हमें उसको भर्ती कर देना है। और उसके बाद वैसे बच्चों में अभी तक बहुत ही ज़्यादा ऐसे गंभीर स्थिति देखने को नहीं मिलती। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ मल्टी इन्फ्लेमेशन ऑर्गन सिंड्रोम की, ये कुल मिला के 1 या 1.5% में देखने को मिलता है, बहुत कम लोगों में देखने को मिला है। और बच्चों में जो हमें अगर ऐसा होता है तो हमें जो भर्ती करते हैं तो हमारे पास इलाज की सारी सुविधाएं हैं। उसमें हम बच्चों के लिए प्रोटोकॉल जो है वो अलग टाइप के होते हैं। उसमें हम बहुत ज़्यादा हायर एंटीबायोटिक्स नहीं देते। ब्लड टेस्ट में केवल हम कॉमन सीबीसी और उसके बाद उसका रीनल फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट और एक एक्सरे कराते हैं। जहाँ तक दवाइयों का सवाल है, उनमें हम एंटीबायोटिक तभी देते हैं जब हमको सेप्टिसीमिया, सेप्टिक फीचर्स नजर आते हैं, तेज बुखार आता है, या ऐसा लगता है कि बैक्टीरियल संक्रमण ज़्यादा है, निमोनिया ज़्यादा है, तो ही हम हायर एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। और यदि उनमें कोविलोपैथी डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, यदि ऐसा लगता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो रहा है तो हमें उस कंडीशन में लो डोज हेपेरिन देना पड़ता है। इसके अलावा हमारे पास मेन होता है बच्चे का ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो हमें किसी भी परिस्थिति में 94 से ऊपर रखना पड़ता है। उसके लिए सेंट्रल ऑक्सीजन दी जाती है। और यदि सेंट्रल ऑक्सीजन में जो हम पहले नेजल ब्रोंक से देते हैं उससे बहुत ज़्यादा बच्चे ठीक हो जाते हैं, उससे भी ठीक नहीं होता तो उसके बाद हम उसका जो अगला है उसमें मतलब जैसे हम हुड से देते हैं, ऑक्सीजन का सेचुरेशन बढ़ाते जाते हैं। उसके बाद हम उसमें मतलब CPAP मशीन, अगर उससे भी कंट्रोल नहीं होता CPAP मशीन देते हैं। और आखिरी रास्ता हमारे पास वेंटिलेटर्स तो ही, लेकिन इस लेवल तक आने की जरूरत बहुत कम बच्चों में मिलती है। और यदि ऐसा होती भी है तो हमारे पास सारी सुविधाएं, हमारी भारत सरकार जो है और हमारा जो शासन है उसने पूरी सुविधाएं कर रखी है। आवश्यक जितनी भी जरूरत है वो सारी चीज़ें हैं। इंजेक्शन, दवाइयाँ हमारे पास पूरे के पूरे उपलब्ध हैं। और भगवान ना करे ऐसा कभी हो, पर यदि होता भी तो आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। बच्चों में मॉर्टेलिटी बहुत कम है। एक्चुअली हम देखें तो हमारे मध्य प्रदेश में केवल 7% बच्चों को ही कोरोना का ऐसा असर देखने को मिल सकता है या मिलेगा। और 7% में भी जो मैं आपको बता रहा हूँ टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम या मतलब बच्चों को जो सीवियर सेप्सिस मिलता है, सेप्टिक वो मिलता है, या फिर मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम मिलता है, वो मुश्किल से 1 से 1.5% लोगों में देखने को मिलेगा, जिसके पास हमारे लिए सारी की सारी दवाइयाँ, आवश्यक उपकरण और सारी सुविधाएं, डॉक्टर हमारे ट्रेंड हो गए, नर्सेज हमारी ट्रेंड हो गई, उपलब्ध है। तो आप लोगों को किसी भी तरह से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखिए। अभी भी उसके लिए आप उसको सोशल डिस्टेंसिंग बाकायदा रखिए, उसको कहीं बाहर जाने नहीं दीजिए। और जरा भी कहीं भी कोई कोरोना पॉजिटिव है या ऐसा कोई कंटेनमेंट जोन है या हॉट स्पॉट है, वहाँ पे आप कोशिश करिए कि हम अपने बच्चे को घर से बाहर निकलने दें। घर में किसी को भी कोरोना होता है तो बच्चों को विशेष रूप से उनसे दूर रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए। जिसको होता है उसको आइसोलेट कर दिए, बच्चे को उनके पास नहीं दें। फिर भी यदि बच्चे को थोड़ा बहुत भी डाउट होता है कि हमारे बच्चे को मतलब इन्फेक्शन जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, वो कोरोना संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टेक्ट में आ गया है, तो हमें तुरंत बच्चे का ये जो RT-PCR है वो टेस्ट करा लेना चाहिए। और जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, बच्चों में बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का कोई रोल होता नहीं। यदि सर्दी खांसी बुखार है तो हमें उससे सर्दी खांसी का ट्रीटमेंट करना चाहिए। और बाकी 2-3 दिन में अगर बुखार कंट्रोल नहीं होता तो फिर हमें आगे का सोचना चाहिए। वरना 3-4 दिन में बच्चा सिंपल जो सर्दी खांसी की दवाइयाँ आती हैं, बुखार के लिए पैरासीटामोल टैबलेट आती है, उसको लेके ही बच्चा ठीक हो जाता है। तो किसी भी तरह से मेरा आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप बच्चे के लिए परेशान बिल्कुल मत होइए, लेकिन नज़र पूरी रखिए, केयर पूरी रखिए, क्योंकि थर्ड वेव आ भी सकती है, थर्ड वेव नहीं भी आ सकती। और ये भी हो सकता है कि आए तो बच्चों को इसका हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिले, तो उसके लिए आप मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार रहिए, घबराइए बिल्कुल मत। कोई भी समस्या लगती है तो आप अपने नियरेस्ट जो आपके पीडियाट्रिशियन हैं, बच्चों के डॉक्टर्स हैं, उनसे तुरंत संपर्क करिए। धन्यवाद।